आप सब जानते हैं बलोल खड्ड में किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज अफसरों ने किस तरह से हल्ला बोला था और उस नशा तस्कर के सरगना को, लौ गुजर को किस तरह से उसके घर को उखाड़ फेंका। ये सब तस्वीरें आपने देखी है। लेकिन इस बलोल खड्ड के साथ जुड़ी हुई एक और कड़ी भी है जिस पर सरकार को ध्यान करना, एक बार फिर हम उनका ध्यान उस पर लेके जा रहे हैं। हमने पहले भी इस बलोल खड्ड के ऊपर आवाज उठाई थी कि ये 526 कनाल जमीन जो है ये उन इंडस्ट्रीज की जमीन है, उन इंडस्ट्रीज नौजवानों की जमीन है जिन्होंने सरकार के कहने पर काफी पैसा जो है, लाखों करोड़ों रुपया सरकार को दिया है, सिकॉप को जो है वो उन्होंने दिया है। सरकार का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया। लेकिन आज भी कई साल बीतने के बाद आज भी बलोल खड्ड में किसी को भी जमीन नहीं मिल पा रही। दबी आवाजों में लोग बात करते थे, लेकिन J&K न्यूज बज कोई भी दबी आवाज में बात नहीं करेगा। ये वो 526 कनाल जमीन इंडस्ट्रीज की जमीन है और बार बार हमने ये सवाल उठाया है कि ये जमीन इंडस्ट्रीज जिनसे पैसा लिया हुआ है उनको कब सरकार उसकी पोजेशन देने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में जो सरकार ने स्टार्टअप की पॉलिसी लगाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज या टाइनी इंडस्ट्रीज कह लें, जो बर्बादी की कगार पर पहुंचा। सरकार के कहने पर उन नौजवानों ने अच्छे खासे पैकेज लेते हुए साल के अपनी बेहतरीन नौकरियों को छोड़कर सरकार के सपने को, मोदी सरकार के, खासकर नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि स्टार्टअप्स की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। तो वो सपना साकार करने के लिए हमारे जम्मू के नौजवान लोगों ने हाथ बढ़ाया, लेकिन आज वो उस बर्बादी के कगार पर है। ना ही वो बैंक का लोन देते देते थक चुके हुए हैं, अपनी नौकरियां ढूंढ रहे हैं और एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद सरकार हमारी स्मॉल स्केल बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को दोबारा रिवाइव करने के लिए कुछ कर सके। मेरे साथ आप जो दो चेहरे देख रहे हैं ये उसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए चेहरे हैं, जिनको बोला गया था कि आप काम करें, लोकल फॉर वोकल की बात करें, हमारे लोकल नौजवानों को बेरोजगारी से, दर से उठाकर जो है वो बड़े बड़ी उड़ान के सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कहीं साकार होते दिखते नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हरविंदर सिंह जी हैं, ये भी एक टाइनी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और मेरे साथ दूसरे साथी भी हैं। तो बात करते हैं इस पर कि जो नशा तस्करों पर, हरविंदर जी, जो नशा तस्करों पर जम्मू पुलिस ने जो दावा बोला, हमने देखा किस तरह से, हालांकि वहां पर पुलिस के SHO जो है, PSI पुलिस टीम पर हमला हुआ और ये पहला हमला नहीं, लगातार होता जा रहा था ये। लेकिन ये बलोल खड्ड की जमीन जो है ये नशा तस्करों ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की जमीन है, 526 कनाल। हालांकि उसपे कुछ रिवाइव जो है सरकार कर पाई है, 223-24 कनाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अगर ये नशा तस्कर को भगाने में कामयाबी मिलती है तो जो लोगों ने पैसा दिया हुआ है इंडस्ट्री बसाने का, वहां पर आपको लगता है सरकार को उस पर भी नजर रखनी चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जहां जहां जमीन खाली हो रही है इंडस्ट्रीज को उनकी पोजीशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल हरमीत जी, आपने बड़ी सही बात की है। और जो आपने नशा विरोधी जो सवाल आपने उठाया है, ये तो समाज को तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये देश के लिए भी एक घातक जो काम है ये शुरू हो चुका है। हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो पहले ही मतलब सुरक्षित नहीं है इतना जितना होना चाहिए, लेकिन उस असुरक्षा की भावना लेके लोग जी रहे हैं। अब तो और उससे भी खतरनाक काम हो रहा है जो नशा जो यहाँ। और लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि नशा जो है ये सीधा कहीं ना कहीं जाके बेरोजगारी से भी जुड़ता है, नशे का कारोबार। क्योंकि कोई भी नौजवान जो है वो बेरोजगार नौजवान ही ये काम कर रहा है। काम काज वाला कोई नौजवान हमने सुना नहीं कि इस काम से जुड़ा हुआ, अपनी मेहनत करता है। नंबर 2, पुलिस ने पहले भी बड़े अच्छे काम किए। पुलिस जो है वो समाज की माँ है और समाज की माँ जो है वो उसको सारा समाज देखना है और पुलिस ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है
और एक बहुत बड़ा सहारा है आम नागरिकों को कि पुलिस ने अपनी जांबाजी दिखाते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, सादी वर्दी में इनकी जान भी जा सकती थी। उनका जो हमला था सादी वर्दी की आड़ में, इनके ऊपर जो हमला, जानलेवा हमला किया, इसमें कुछ शक नहीं है कि इनकी जान को खतरा है और था उस वक्त भी। और अब बहुत सारे अफसर काफी मतलब उनको चोटें भी आई, सीरियस भी हुआ, बड़ा नुकसान भी हुआ गाड़ियों का। इन्होंने एक बड़ा जोखिम लिया इस काम को रोकने के लिए। ये बड़ा सराहनीय कार्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारे समाज हम तो हरविंदर जी ये चाहते हैं कि उस बलोल खड्ड के अंदर जो नशा तस्करों ने जो जमीन कब्जा की हुई है, उनकी ताबूत पर आखिरी कील जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज ऑफिसर जो है उन्हीं की तरफ से लगे। लेकिन सवाल ये भी है कि नशा तस्कर जहां पर बसे, वो बसे कैसे? वो इंडस्ट्रीज की जमीन थी, वहां ऑनलाइन फॉर्म्स जो है सरकार ने जो है निकाले, फिर लोगों ने वहां पर पैसे भी जो है वो भरे, और उसके बाद वो जमीन नहीं मिली। फिर बाद में वो जमीन जो है वो नशा तस्करों के हिस्से में आ गई, वो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा किया हुआ है जी। बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कंट्री का कि इस तरह का काम जो है वो नहीं होना चाहिए। ना तो उसको समाज एक्सेप्ट करता है, ना देश का कानून एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल। कई सालों से करोड़ों रुपए लोगों ने उस जमीन का जो प्रीमियम है, सिडको जो सरकार की एजेंसी है जो इंडस्ट्री के लिए लैंड प्रोवाइड कराती है, तो तकरीबन 550 कनाल के करीब वो जमीन थी, अब कम हो गई। बलोल खाड एरिया, उसमें हमारे बहुत सारे नौजवान, केवल नौजवान नहीं मैं कहूंगा, जम्मू के रहने वाले बेरोजगार नौजवान, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी नौकरियों के पैकेज भी छोड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत पैसा लगाया, अपना पाई पाई जोड़ के जो रखा हुआ था नौजवानों ने, वो उसमें झोंक दिया। उसके बाद बैंकों से कर्ज उठाए, अच्छी खासी नौकरियां कर रहे थे दूसरे स्टेट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको जरूरत पड़ी कोविड के दौरान, उनके माता पिता की जरूरत थी, क्योंकि बच्चे एक एक दो दो ही होते हैं आजकल परिवार में, तो उनको वापस आना पड़ा। आगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, ये स्टार्टअप सच करने के लिए, लिए, साकार करने के लिए उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ी, और अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, बड़ी अच्छी पैकेज, मतलब लाखों का पैकेज था। बिल्कुल है, बिल्कुल। और आज के भी मेरे कई नौजवानों के साथ जिनकी बेरोजगार लोग थे, मतलब अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर, बेरोजगार तो अब हो गए, लेकिन उनकी अच्छी खासी नौकरियां थी, लाखों रुपए उनका महीने की इनकम थी, उनकी सैलरी आती थी, लेकिन लाखों रुपया उन्होंने इंडस्ट्री पे लगा दिया। आज वो सांबा फेज 3 के अंदर वो 8 से 9 इंडस्ट्रियां, हरविंदर जी मैंने खुद कवर की, उन लोगों से बात की, उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा हमारी आवाज अभी तक किसी ने उठाई नहीं, आपने कदम लिया, इनिशिएटिव, हम चाहते हैं सरकार इस पर कोई बात करे। आपको लगता है आज भी जब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, वो आज भी स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावे की बात करते हैं और कहते हैं हम नए नए स्टार्टअप्स जो है वो लाएंगे, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आएंगी, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी। आपको लगता नहीं पहले जो लोग इसमें डूब चुके हुए हैं, बर्बाद हो चुके हुए हैं, उनको रिवाइवल करने के लिए सरकार को पहले कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए? नहीं तो आप बाद में लेके आए, पहले जो पुराने बर्बाद हुए हुए हैं उनके लिए तो कुछ सोचा जाए, कुछ पॉलिसी बनाई जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे 100% जो नौजवान है यहाँ का, लोकल जम्मू का, वो सभी बेरोजगार नौजवान था जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत इस स्कीम के साथ जुड़ा। स्कीम जो है सर पॉलिसी बनाने से नहीं चलती, उसके लिए फाइनेंशियल चाहिए होता पैसा, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो आगे आना चाहिए, उसमें मेन होता है बैंकों का काम। लेकिन सबसे निराशाजनक जो काम रहा वो बैंकों का रहा। बिल्कुल। कईयों के एनपीए कर दिए कोविड के दौरान, वो भी बिना नोटिस दिए हुए। कोविड में नोटिस का सवाल ही कोई नहीं है, परिंदा नहीं पर मार सकता। कोविड में तो एकदम लॉकडाउन था, कोई बाहर निकल नहीं सकता, तो वो कैसे चलता वो। कईयों को लोन पूरे भी नहीं मिले हैं, एनपीए कर दिए। अच्छा, आधे लोन ही? हाँ, मिडवे में ही। कईयों को क्या किया इन्होंने, होता ये सिस्टम बैंक का कि
कोई भी इंडस्ट्री को पहले मशीनरी के लिए पैसा दिया जाता है, जब मशीनरी इंस्टॉल हो जाती है फिर उसके बाद रॉ मटेरियल के लिए पैसा मिलता है उसको। फिर वो सिस्टम के मुताबिक एक डीपीआर जो होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके मुताबिक फिर उसको काम करना होता है। बैंकों ने क्या किया, लोगों को मशीनरी के लिए पैसा नहीं दिया, रॉ मटेरियल के लिए इशू कर दिया। वो बंदा ना तो रॉ मटेरियल मंगाने के काबिल, तो ना मशीनरी आई, तो ना वो यूनिट चलने हरिंदर जी, क्या उस समय जो इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट थे, क्या आपको लगता है उनको ये कदम उठाना चाहिए था कि वो एक बड़ी, क्योंकि उस समय कुछ इंडस्ट्रीज को एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो है वो उनको हायर कर लिया गया था, तो उस समय जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो बंद कगार पे थी, जिनके अपने प्रोडक्ट्स नहीं हो रहे थे, आपको लगता है क्या उस समय जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, परचेसिंग पावर जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको देते, परचेस लेते उनसे, ताकि उनका भी जो क्राइटेरिया था वो भी पूरा हो जाता, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो डूबती नहीं, जो आज डूब चुकी है। ये तो आज से 10 साल पहले इसी पॉलिसी पे सिस्टम चल रहा था हमारा। जितने भी यहाँ तो सारी की सारी स्मॉल स्केल थी, तब माइक्रो बड़ी कम लफ्ज यूज होता था। 20-22 हजार से ज्यादा जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, वो ऑर्गेनाइज जो नंबर है वो 20-22 हजार के करीब है जम्मू कश्मीर में। जो अनऑर्गेनाइज है इससे ज्यादा है, जिन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं किया। वो छोटे छोटे माइक्रो टाइनी कॉटेज इंडस्ट्री है, लोगों ने घरों में छोटे यूनिट लगाए हुए। पॉलिसी का सबसे बड़ा जो मेन काम है जी, हमारी जो जम्मू कश्मीर है जी, ये है लैंड लॉक स्टेट। सही कह रहे हैं। यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ से बन के कुछ आप कहेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, महंगा भी बढ़ जाएगा, डबल से ज्यादा। रॉ मटेरियल बाहर से यहाँ आता है, यहाँ माल तैयार होता है, यहाँ लेबर भी महंगी है, यहाँ हर चीज महंगी पड़ती, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पड़ता है। फिर फिनिश होके फिर वापस आप कहोगे वहां भेजेंगे, तो वो तो वो तो सामने दिख रहा है कि ये मूर्खता वाली बात है, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। इस तरह बिजनेस कोई नहीं चलता। बिजनेस चलाना ना जी, उसके लिए स्पेशल नीति बनानी चाहिए थी। 10 साल पहले मौजूदा सरकार से पहले जो था, वो पुरानी सरकार में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक बहुत अच्छा सिस्टम था। 20% हर डिपार्टमेंट ने लोकल इंडस्ट्री से, माइक्रो इंडस्ट्री से परचेज करनी। अच्छा, पहले ऐसा होता था? बिल्कुल होता था। उसके लिए ऑर्डिनेंस है हमारे पास, वो पड़ा हुआ है, रिटर्न में आदेश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कोई भी डिपार्टमेंट 20% पब्लिक प्रोक्योरमेंट इमीडिएट उसको लेना। दूसरा, पॉलिसी में ये निश्चित होना चाहिए कि बाहर से जो भी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, वो आ रही है पैकेज खाने के लिए। अच्छा, लेकिन उनके ऊपर ये होना चाहिए, क्योंकि ये हरविंदर जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये मैं चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में ये बात जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो इस चीज से बेखबर है, वो बेखबर नहीं है, लेकिन हाँ वो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि बाहर के लोग आकर पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, या बैंगलोर या बॉम्बे से, वो हमारे अपने यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं का हक मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और बहुत अच्छा इन्होंने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि ये सवाल मेरे पास रविंदर जी बहुत बारी आया है। कई बार इंडस्ट्री कि बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं, वो 2-3 साल यहाँ पर काम करती हैं, बैंक से लोन भी लेती हैं, सब्सिडी का बेनिफिट भी लेती हैं, फिर हजारों कनाल जमीन लीज पर ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपना बेनिफिट लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ना ही वो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बेनिफिट देते हैं, ना ही लोकल जो हमारा यूथ है, ना ही उसको। ये सही है बात? ये बिल्कुल सही है, और इस पे चेक होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब भी पॉलिसी बने पैकेज देने के लिए, देखिए ये पैकेज पहली बार नहीं आया। 1950 के बाद यहाँ पे लाखों करोड़ पैकेज के रूप में पैसा आ चुका है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज कोई नई बात नहीं है। 200 साल पहले का इतिहास पढ़ा जाए तो उसमें भी पैकेज सेंटर से आता रहा है। तब सरकारें और शक्ल में होती थी, तब पॉपुलर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, तब राजा महाराजाओं का राज था। हमारे पास इतिहास के प्रूफ पड़े हुए हैं। अगर किसी को इसके ऊपर हमारे साथ डिबेट करनी है, हम उसको रिटर्न में दिखाएंगे कि उस वक्त भी
पैकेज दिया गया था कश्मीर की इंडस्ट्री को। उस वक्त इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर, केसर, कालीन एंड सिल्क, 4 इंडस्ट्री कश्मीर में चलती थी, मेजर इंडस्ट्री। तो उस वक्त भी ऐसे क्राइसिस आए। कश्मीर में भी यही हाल है जो 200 साल पहले का इतिहास हमारे पास है। जो आज जम्मू की इंडस्ट्रीज का हाल है, कश्मीर की इंडस्ट्री का भी यही हाल है। बिल्कुल बराबर सर, जम्मू कश्मीर पूरी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम जम्मू में रहते हुए हम जम्मू की जो बात को पहले रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नशे का कारोबार इसी वजह से बढ़ चुका है, बेरोजगारी की वजह से लोग खत्म हो चुके हैं। यहाँ का जो इंडस्ट्री है ना, जो लोकल माइक्रो इंडस्ट्री है, ये छोटे छोटे यूनिट है जी। कई लोगों ने अपने घर बेच के इंडस्ट्री पे पैसा लगाया हुआ, कईयों ने कर्जा लेके से पैसा लिया हुआ, कईयों ने घर के कीमती वस्तु बेच के भी लगाए हुए हैं। ये सबूत है। मेरे पास तो अभी मैंने जब की थी, मेरे को तो एक हमारे भाई थे, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, क्योंकि उस वीडियो में तो चलो बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो अपनी बीवी के गहने तक जो है वो बेचे हुए हैं, बिल्कुल लोन की किस्तें देने के लिए सर। जो बंद इंडस्ट्री पड़ी हुई है, इसका सबूत है हमारे पास, हम आपको सबूत दिखाएंगे। होना ये चाहिए, एक तो जम्मू कश्मीर के लिए माइक्रो इंडस्ट्री के लिए सेपरेट पॉलिसी होनी चाहिए, अलग पॉलिसी होनी चाहिए। हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारी जम्मू की या पूरी जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, हम जम्मू की बात समझे जब पूरे जम्मू कश्मीर की, लेकिन हम पूरे जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे। तो जम्मू की मेजर इसलिए कर रहे हैं कि हम इस वक्त जम्मू में बैठे हुए, बिल्कुल, और वहाँ भी कश्मीर में भी एसोसिएशन है, वो भी टाइम टू टाइम आवाज उठाते हैं। लेकिन ये हमारी मांग है कि जो जितना भी बेरोजगार नौजवान जुड़ा, उनके लिए सेपरेट माइक्रो पॉलिसी और प्रेफरेंस सबसे पहले लोकल को देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। बाहर की इंडस्ट्री को आना बंद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही बंद करना चाहिए, आने देना चाहिए। आए, लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वो यहाँ आएंगे, पैकेज खा के वापस भागेंगे नहीं, मतलब बॉन्ड साइन होना चाहिए उनके साथ। बिल्कुल, जो सरकार इस पे नीति बनाएगी कैसे उनको पकड़ के रखना, जहाँ बैठे रहेंगे। नंबर 2, उनको ये हदायत होनी चाहिए कि लोकल माइक्रो इंडस्ट्री को उन्होंने अपने साथ जोड़ के उनको एंसेलरी देनी है। लुधियाना की इंडस्ट्री क्यों इतनी कामयाब है जी पंजाब में? छोटी, वहां मैंने देखा है, वहां पे छोटी इंडस्ट्रीज को बड़ी इंडस्ट्री हैंड होल्डिंग करती है वहां पर। वहां सर सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री है साइकिल। अगर 100 पार्ट्स बनते हैं ना, तो उन्हें 100 इंडस्ट्री को एक एक पार्ट दिया हुआ बनाने के लिए। हम क्या ताकि सब सरवाइव करते रहे। सब कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं पंजाब का जो नाम है लुधियाना की वजह से कहाँ पहुंच गया। इसी तरह वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स है, वुलन गारमेंट। सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पे ध्यान जरूर दीजिए, फोकस भी करिए, और सरकार तक हमारी बात भी जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल। लोकल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सरकार उस पे क्यों नहीं फोकस करती? वुलन हब हम मांग रहे हैं पिछले 2 साल से। वुलन हब, यहाँ पहाड़ी इलाके से जितनी भी वुलन इकट्ठी होती, क्योंकि गरीब लोग जो है, गुजर बकरवाल जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो भेड़ बकरी का काम बहुत करते हैं। बिल्कुल। 10 लाख किलो वुलन यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, यहाँ नहीं आ रही। एक भी यूनिट यहाँ पे नहीं है जो उसको प्रोसेस कर सके। अच्छा, ये बहुत क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है इस पे? ये बहुत बड़ी बात बताई है। हमने कहा है, सरकार से रिक्वेस्ट करी है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी 3-4 महीने पहले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात, हमारी मीटिंग हुई वहाँ सेक्रेटरीट के अंदर ही। उमर अब्दुल्ला साहब को भी हमने ये बात सुनाई। हम चाहते हैं कि रियासी में, अच्छा अंदाजा लगाएं, 77 के बाद हर जिले में DIC है, हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं 2007 में। DIC बनी, रियासी की DIC खाली नाम की, ऑफिस है, स्टाफ नहीं है, वहाँ DIC का काम ही कोई नहीं होता। चलिए, मैं साथ हमारे दूसरे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इनकी खुद की इंडस्ट्री है, मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, हाँ। मैं आपसे पूरी अथॉरिटी ले रहा हूँ बताने से पहले, क्योंकि कई बार होता है कोई बंदा चाहता नहीं है कि मेरा सामने। अच्छी खासी इंडस्ट्री, चलती हुई इंडस्ट्री, और ऑफ कैमरा इस वीडियो करने से पहले मैं इनसे बातचीत कर रहा था। और इंडिया में तीसरे नंबर की इंडस्ट्री थी आपकी।
तो आप सुन लीजिए, इंडिया की तीसरे नंबर की इंडस्ट्री, और इन्होंने कहा कि इतना बेनिफिट, जो ऑफ कैमरा मेरे इनसे बात हो रही थी, कोट कर रहा हूं इनकी बात को, कि बहुत बेनिफिट हमें सरकार से मिलता था और प्रायोरिटी पे मिलता, प्रेफरेंस पे मिलता था। ये भी जरूर पूछे थे कि वो कितने सालों के अंदर इन्होंने ये लेवल कायम किया तीसरे नंबर का, ये भी पूछे आप। ये भी पूछूंगा। लेकिन इन्होंने एक बहुत अहम बात बोली जो सुनकर सच में मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या हो गया हमारी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के साथ। क्या ये भी सोचने पे मजबूर हो गया कि पहली सरकार सही काम कर रही थी या अब की सरकार सही काम कर रही है। पहली सरकार अपने डंडोरे ज्यादा, ढोल ज्यादा पीटती थी, या अब की सरकार ढोल ज्यादा पीट रही है। लेकिन ढोल पीटने से फायदा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। इन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई जो मैं चाहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए बाबू लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार, और खासकर इन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है, सिडको, डीआईसी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर, आपने एक बात बोली कि हमें प्रेफरेंस दी जाती थी, प्रायोरिटी दी जाती थी। क्या ऐसा हो गया कि आप आज आपने बताया तीसरे नंबर की इंडस्ट्री, और आज वो इंडस्ट्री बंद पड़ी है। ये पीड़ा कितनी बड़ी है आपके लिए, इसमें सरवाइव कैसे कर रहे हो, और ऐसा क्या बीत गया कि 7 साल में इतना कुछ चेंज कैसे आ गया? वजह क्या थी उसकी? सर, वजह क्या कि 10 साल पहले गवर्नमेंट कुछ और थी। यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई। उसके जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, यूटी बनने के बाद उन्होंने सारी पॉलिसी चेंज कर दी। यूटी बनने के बाद? हाँ जी, हाँ जी, मतलब यूटी। जो नुकसान हुआ वो यूटी बनने के बाद? जैसे बीजेपी सरकार आई है सर, वैसे इन्होंने बिल्कुल सबसे पहले तो जो पॉलिसी थी इंडस्ट्री की वो खत्म कर दी। चेंज ही होगी। हाँ, चेंज होगी। पहले हमें जो पॉलिसी थी उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में मिलता था। अच्छा। और 20% प्राइस प्रेफरेंस और फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती थी टेंडर में। अच्छा। और डीआईसी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां पे लड़ते थे लोकल इंडस्ट्री के लिए कि लोकल एसएसआई यूनिट होल्डर को, माइक्रो यूनिट होल्डर को काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ, उस समय ये चीज फोकस और लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई करते थे। अच्छा। हम अपनी इंडस्ट्री में बैठे, ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम अपनी इंडस्ट्री में बैठे होते थे और वो वहां पे जैसे टेंडर खुलता था, वहां पे किसी और का टेंडर जाता था, वो बोलते थे कि आपको ये टेंडर चाहिए अगर तो इस रेट पे आप दे सकते हो। इतनी सपोर्ट करते थे लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। और सर आज बिल्कुल भी कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल इंडस्ट्री पॉलिसी खत्म है, फर्स्ट प्रेफरेंस खत्म है, 20% प्राइस प्रेफरेंस खत्म है। हमें पहले जैसे कोई टेंडर डालते थे, हमें कोई सीडीआर कुछ नहीं देना पड़ता था। कोई 2 लाख की, 5 लाख की कोई सीडीआर, सिर्फ 500 रुपया हमें वहां पे देना पड़ता। सिर्फ 500 रुपया? सिर्फ 500 रुपए में आप टेंडर भरते थे? हाँ, सिर्फ 500 रुपए में टेंडर की फीस देके हम पार्टिसिपेट करते। मैं अकेला थोड़ी करता था, यहाँ पे 50 यूनिट है फार्मास्यूटिकल के, सभी करते थे सर। मतलब यूटी बनने के बाद ये सब चीज? हाँ, और सभी अच्छा काम करते थे। सभी के पास 100 एम्प्लॉय, 80 एम्प्लॉय, 150 तक एम्प्लॉय थे। हमारे पास खुद 100 एम्प्लॉय था सर। बड़ा अच्छा काम था हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे परचेज करती थी और हमने 6-7 साल अच्छा काम किया। जैसे यूटी आई है, इन्होंने सबसे पहले ये पॉलिसी खत्म कर दी। आज कोई बॉम्बे बैठा हुआ है, कोई गुजरात बैठा है, कोई दिल्ली बैठा, देखो बड़े बड़े शहरों में बैठी हैं वो समुंदर है, हम छोटा सा तालाब है हमारा, और वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं सर। और हमारा छोटे छोटे यूनिट बिल्कुल खत्म है। हाँ, हमारा अकेला नहीं बढ़ा। एक पीड़ा इसमें मैं आपकी आवाज में भी वो पीड़ा मैं सुन पा रहा हूँ। सरदार साहब ने कहा तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बनाई आपने, वो सफर आपने जो किया तीसरे इंडस्ट्री में, और आज वो इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मैं उस सफर की कुछ झलकियां जरूर आपसे सुनूंगा। झलकियां क्या सुनानी है सर, अब देखो ना, हमने बर्बादी का सफर है। अब हमने जब भी इंडस्ट्री लगाई थी ना, हमने यही पहले देखा था कि गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है। जब हमने देखा कि लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इतना जबरदस्त बेनिफिट है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में, कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है परचेजिंग के लिए, हमने भी इंडस्ट्री लगाई और हमने 6-7 साल बड़ा अच्छा काम किया सर। इनको पूछिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये हमारे साथ रहते थे, बड़ा अच्छा काम किया। मगर जैसे यूटी बनी, हमारा बिल्कुल आहिस्ता 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 करके काम खत्म हो गया।
क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, जैसे पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात है। सर छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हमारी नहीं करेगी इंडस्ट्री तबाह है। आज भी गवर्नमेंट ये कह रही है बाहर से हम इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे। आपने तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बनाई देश की, बड़ी गर्व की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ये, और आज वो बंद पड़ी है। आपको चाहिए नहीं, सरकार से आप क्या सीधा मैसेज देना चाहेंगे कि मेरी तीसरे नंबर की इंडस्ट्री देश की आज बंद पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं हम बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लेकर आएंगे, आपके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? सर हमारे बारे में हमने बड़ी आवाज ऊपर तक पहुंचाई है, मगर कोई नहीं सोचता। वो उनको बुला रहे हैं बाहर से, उन्होंने आना है, पैकेज खाना है, और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो। कोई 20,000 का यूनिट लगा रहा है, 20,000 करोड़ का, कोई 10,000 करोड़ का। किसी को 100 कनाल जगह चाहिए, किसी को 500 कनाल जगह चाहिए सर। ठीक है, वो 10 बंदे आएंगे, सारा का सारा पैकेज समेट के चले जाएंगे, और लोकल जो माइक्रो इंडस्ट्री है वो तबाह है, वो तबाह है सर। तो सरकार के सिर्फ डोल ही जो है वो पिटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हरविंदर जी ने बताया और मेरे साथ, ये बड़ा गर्व मुझे ये करने में महसूस हो रहा है कि देश की तीसरे नंबर की इंडस्ट्री थी। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए हमारा गया था नाम, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर अवार्ड के लिए। देखो सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी बेस्ट स्कीमें हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख, ट्रेडिंग के लिए 25 लाख, मगर सर जम्मू में बड़ा बुरा हाल है। जम्मू में बड़ा बुरा हाल है सर। क्या लगता है जो डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर खामी है या सरकार की पॉलिसी में खामी? सर उनकी तरफ से कोई खामी नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से। नहीं, ये खामी है सरकार की तरफ से। पॉलिसी सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को यहाँ पे ला रही है, छोटी इंडस्ट्री को उनका नहीं फर्ज बनता कि छोटी इंडस्ट्री को बूस्ट करें। वो जो बंद पड़ी है, जिन्होंने, किसी ने 20 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दी है, किसी ने 50 दी है, जो बंद पड़ी है देखें आप, 90% बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। वो छोटा छोटा काम चल रहा है, मगर वैसा काम नहीं है। 90% काम हमारा खत्म है, मगर 10% थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं। ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, और जम्मू कश्मीर के उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लोकल ही यहाँ के लोगों को अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए, या जो बंद पड़ी हुई हैं उनको रिवाइव किया जाए, उनका सर्वाइवल बनाया जाए, बैंक्स के साथ बात की जाए, सरकार कोई अच्छी पॉलिसी बनाए कि बाहर से आप लोग जो लाकर यहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसकी बजाय आप यहीं से कुछ लोगों को उनका हाथ पकड़े, बैंक को भी कुछ पॉलिसी दे। मेरे साथ हरविंदर जी है, आखिरी जी बोले आप। ये अभी हमीद जी ने अपील करी है कि सरकार को कि इनको बचाया जाए। बिल्कुल। उसके जो तरीका है जी, सबसे पहले हम ये अपील करते हैं सरकार से कि एक कमेटी फ्रेम की जाए, जो ये छोटी छोटी माइक्रो इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इन सभी को चिन्हित किया जाए, इनको सब लोगों को बुलाया जाए, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, इनकी एक अच्छे लेवल की 1, 2, 3 जितनी मीटिंग्स हो सकती है, इनसे मिलके इनकी मीटिंग्स इनके साथ की जाए, कारण जानने की कोशिश की जाए कि इनको क्या कारण आन पड़ा कि ये बंद हो गए। और सभी के सभी बेरोजगार नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो यहाँ के लोकल हैं, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिनको यहीं जीना मरना है, कहीं नहीं भागना, ये वो लोग हैं। सरकार को चाहिए कि एक कमेटी फ्रेम करके इनकी पूरी बात, और जिसको जो जो जरूरत है, अगर फाइनेंशियल जरूरत है वो पूरी की जाए, रामडील की जरूरत है पूरी की जाए, लेबर की कोई समस्या है, मजदूर की कोई समस्या है, उस पर ध्यान दिया जाए, तब जाके ये हालात सुधरने के काबिल बनेंगे और रास्ते पे आएंगे। ये हमारी अपील है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेरे जो पैनलिस्ट हैं दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये आवाज सरकार के कानों तक जरूर पहुंचे, उमर अब्दुल्ला तक जरूर पहुंचे, एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचे, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, अमित शाह जी तक पहुंचे, और खासकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ काफी मीटिंग्स जो हैं बलोल खड्ड के लोग भी कर चुके हुए हैं। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, सीएम तक, चीफ सेक्रेटरी तक, डिप्टी सीएम तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप लोग इनकी आवाज नहीं बन रहे हैं और इनका हाथ नहीं थाम रहे हैं। और मैं J&K न्यूज बज के माध्यम से इनसे वादा जरूर किया है कि जब तक इनके लिए कुछ बेहतर ना कर पाएंगे तब तक इनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे, आपके बहरे कानों तक इनकी आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपकी उन बंद आंखों को खोलकर इनकी बर्बादी का वो मंजर भी आपकी आंखों तक जरूर पहुंचाएंगे, जब तक आप इनके लिए कोई हल नहीं कर देते। और जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदों को
एक अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपनी राय भी जरूर दें, क्योंकि हो सकता है शायद आपके कोई बेरोजगार बच्चे को अगर कुछ सरकार कर देती है तो इन्हीं की इंडस्ट्रीज में कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर बेरोजगारी दर में अब सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बस से। जय